नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ा अपडेट आ रहा है इस वक्त का सामने। सीएम आवास पर बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि NIPER के संबंध में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और यूपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड इनोवेशन के संबंध में ये बैठक चल रही है। राशन दुकानों के अपग्रेडेशन को लेकर भी बैठक होगी और 11 बजे एक और बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राशन दुकानों के अपग्रेडेशन के संबंध में बैठक का आयोजन और NIPER के संबंध में फिलहाल बैठक चल रही है। सीएम योगी इस बैठक में शामिल हैं। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है और राशन दुकानों के अपग्रेडेशन को लेकर भी बैठक। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे जुड़े हुए हैं। तो अनूप, सीएम योगी बैठक में शामिल हैं और NIPER के संबंध में ये बैठक चल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। विभाग में कितने काम हुए हैं, क्या पिछली बार जो समीक्षा बैठक हुई थी अब तक क्या कुछ अपडेट हुआ है, इन सब चीजों को लेकर विभाग के आला अधिकारी बैठक में मौजूद हैं और जो प्रेजेंटेशन है, जो अभी तक काम हुए हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी एक बैठक की शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद राशन अपग्रेड को लेकर के बैठक होनी है, क्योंकि राशन का मामला उत्तर प्रदेश में काफी अहम भूमिका अदा करता है। वो चाहे सरकार बनाने की बात हो या फिर जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, जो गांव में अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं राहत की सांस होती है। आपने 2022 में भी देखा होगा कि राशन का जो एक मुद्दा था वो एक भाजपा के लिए रामबाण बन के साबित हुआ था और 2022 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। अब यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर विभाग की अलग अलग बैठक लेते हैं, समीक्षा करते हैं कि विभाग में किस तरीके से अपडेट है। और लगातार आपने देखा, चाहे राशन के मामले में ऑनलाइन की सुविधा की बात हो या फिर अन्य विभागों की बात हो, आज के डेट में राशन को मिलता है तो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। व्यक्ति को ऑनलाइन ही उसमें वहां पर फिंगर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद वो ऑनलाइन अपग्रेड भी होता है किस व्यक्ति को कितना राशन मिला है। तो कुल मिला के जीरो टॉलरेंस सरकार अपने कामों को लेकर जानी जाती है और यही वजह है कि लगातार हर विभाग में ट्रांसपेरेंसी के अनुसार काम हो रहा है। और यही वजह कि आज जो बैठक होगी, बैठक में तमाम विभाग के आला अधिकारी शामिल होंगे और अपने विभाग का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि अब तक विभाग में क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होने वाला है। मनीषा, बिल्कुल अनूप, तो ये बैठक चल रही है और इस बैठक से संबंधित कुछ और अन्य जानकारी, कुछ और अन्य अपडेट जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहें? और देखिए, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इसमें संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह, जो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा समेत विभाग के तमाम अफसरान मौजूद हैं। बैठक में अब तक के जो काम हुए हैं या अपग्रेड किया गया है, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जो दिए थे कि किस तरीके से काम करना है या फिर आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो चाहे राशन वितरण की बात करें या फिर इसके कल उसको जो अवैध बस स्टैंड है या फिर डग्गा मार वाहन है, उनको लेकर प्रेजेंटेशन किया था। तो कुल मिला के ये 2024 को देखते हुए ये प्रक्रिया फिर से एक बार शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2024 में चुनावी साल मुझे लगता शुरू हो चुका है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या संगठन हो या फिर सरकार के मंत्री हो, जनता के बीच में सामंजस्य बिठाना, उनके बीच में जाना और आवश्यकता जो वर्तमान जमीनी हकीकत क्या है उनको लेकर परखना, यही वजह रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर विभाग की बैठक करते हैं। बैठक में अधिकारियों को लेखा जोखा देना होता है कि इस विभाग में क्या अपग्रेड हुआ है, पिछले समीक्षा बैठक में क्या निर्देश दिए गए थे, क्या वो पूरे हो पाए हैं या जमीनी स्तर पर वो जो अपडेट हुआ था वो पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। ये सब तमाम चीजों को लेकर बैठक होगी। मनीषा, ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राशन दुकानों के अपग्रेडेशन को लेकर भी बैठक होगी और तमाम विभागों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे संवाददाता अनूप कुमार ने भी तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया और सीएम योगी इस बैठक में होंगे शामिल। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। एक और बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता दें, 2024 की तैयारी में यूपी बीजेपी, जी हां, 2024 की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है बीजेपी। आज से ही बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। पश्चिम क्षेत्र की बैठक नोएडा में होगी, जबकि काशी क्षेत्र की बैठक वाराणसी में होती हुई नजर आएगी। तो आज से शुरू होगा बैठकों का दौर और बताना चाहेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र की बैठक नोएडा में होगी। इससे पहले
हमारे संवाददाता ने भी तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया था कि बैठकों का दौर जारी रहने वाला है और तमाम विभागों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। वहीं अगर 2024 के चुनाव की बात कर ली जाए तो उसके मद्देनजर भी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई है बीजेपी और अब बैठकों का दौर भी शुरू होने जा रहा है। तो बीजेपी का मंथन है 24 पर विजय चिंतन। तो बैठक का समापन बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह करेंगे और आज ही काशी क्षेत्र में बैठक होती हुई नजर आएगी और वाराणसी में इस बैठक का आयोजन होगा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से टीएन मिश्रा और वाराणसी से धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। तो टीएन मिश्रा, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। टीएन मिश्रा, तो जिस तरह से 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी अभी से जुट चुकी है, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और आज से शुरू होने जा रहा है बैठकों का दौर भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीषा, एकदम सही करें। बीजेपी ने निकाय चुनाव में जिस तरह अपना प्रचार प्रसार करके और एक माहौल बना लिया है और इसी तरह 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी संगठनात्मक पूरे संगठन की तैयारियां तेजी कर रही है। अब वो क्षेत्र से लेकर के मंडल और जिले स्तर तक के बैठकों का सिलसिला चलेगा और ये सिलसिला आज से शुरू हो गया है। आज नोएडा में जो पश्चिम क्षेत्र की बैठक हो रही है, जिसको खुद भूपेंद्र चौधरी बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं और खुद में मौजूद रहेंगे। वो समीक्षा करेंगे, जो चुनाव भी हुए हैं इनकी समीक्षा करेंगे। उसके अगले चुनाव के 2024 की रणनीति क्या होगी, इस पर विचार मंथन किया जाएगा। उसके साथ काशी में जो प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह है, वो उसकी समीक्षा करेंगे। कल ब्रज क्षेत्र की बैठक गोरखपुर में होगी और इसके बाद क्षेत्रीय समितियों की बैठक जो है 20 और 21 को है और मंडल जो समितियां हैं उनकी 22, 23 और 24 की बैठक होगी। तो इस तरह बीजेपी ने ऐसी रणनीति शुरू की है कि चुनाव से पहले ही पूरे प्रदेश का मंथन करके और वो कैसे चुनाव को 2024 में 80 से 80 सीटें जीते, इसके लिए रणनीति तय कर रही है। अभी बीजेपी के पास 67 सीट्स हैं यूपी में। तो अब बीजेपी का मानना है कि अगर 80 सीटें हम जीतते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो है, एक तो पीएम यूपी से मोस्टली जब ज्यादा सीटें होंगी यूपी का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इसको लेकर के टारगेट मान के चल रही है कि सबसे ज्यादा सीटें जीतनी है, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। तो अगर इस पर इसकी पकड़ मजबूत होगी तो लोकसभा में उसकी जो पकड़ मजबूत होगी और फिर जो है बीजेपी एक बार पूरी रूप से लोकसभा में जो है बहुमत में आएगी। जी मनीषा। बिल्कुल, और वाराणसी से धर्मेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से 24 की पिच पर एक धुआंधार पारी खेलने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और काशी क्षेत्र की बैठक आज वाराणसी में भी होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? पार्टी कार्यालय रोहनिया स्थित भारतीय जनता पार्टी की 2024 को लेके आज मंथन का आगाज होगा और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लॉक स्तर से निर्वाचित पदाधिकारी हैं, जैसे ग्राम प्रधान, मेयर, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, मतलब इस लेवल से भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मोटिवेशन रहा है कि लगातार वो ग्राउंड लेवल से जमीनी स्तर से खंगालने की कोशिश करती है, ताकि उसी यह स्पष्ट होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो विकास की रणनीति है, लॉ एंड ऑर्डर की रणनीति है, जिस मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बातों को रखती है, जनता में अपनी चीजों को पहुंचाने का प्रयास करती है, उसको छोटे छोटे पदाधिकारियों से जानने का प्रयास जो संगठन की बैठक होती है उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहाँ कमियां हैं, कहाँ किस चीज की कमियां जनता के बीच अभी हैं, जिसको दूर करने की कोशिश की जा सके। और उसके साथ साथ उससे ये भी फीडबैक मिलता है कि आम जनता का, उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे 2024 लोकसभा डबल इंजन की सरकार हो, 24 की लोकसभा की तैयारी जिस तरीके से पार्टी कर रही है उसको लेके पूर्णतया वो खंगाल सकें ताकि कोई कमी कोर कसर ना रह जाए। क्योंकि लगातार अगर 2014 से 19 का ग्राफ मैं मनीषा वाराणसी का बताना चाहूंगा तो प्रधानमंत्री स्वतः लगातार यहाँ वो खुद विजिट करते हैं और कभी बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद करते हैं, कभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र को लेकर चलने में लगातार सफल रही है और उसी का कारण है कि 14, 19, 17 और 22 का लगातार विजय हासिल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मनीषा। बिल्कुल, एक बार फिर से टीएन मिश्रा का रुख कर लेते हैं। टीएन मिश्रा, जिस तरह से नोएडा से आज बैठकों की शुरुआत होने जा रही है और योगी सरकार को और खासकर बीजेपी को ये खासा तौर पे समझ में आ रहा है कि 2024 के चुनाव में नोएडा का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अहम मुद्दा होने वाला है। जिस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी लॉन्चिंग होनी है 24 के चुनाव से पहले, तो क्या लगता है कि नोएडा में विकास की लहर देखने को मिलेगी, क्योंकि विकास कार्य अभी काफी ज्यादा अधूरा है यहाँ पे?
ये सही कह रही हैं मनीषा। ऐसा नोएडा के विकास के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ जी खुद अपना बैठक कर चुके हैं और सारे वहां नोएडा अथॉरिटीज कह चुके हैं कि काम जो है चुनाव से पहले पूरा कर लिए जाएं। तो एक बात तो है कि नोएडा के लिए सरकार गंभीर है कि वहां काम चुनाव से पहले पूरे किए जाएं ताकि जनता के बीच में ले जाए कि हाँ हमारे चुनाव के हमने काम कराया है और इससे विकास की रफ्तार तेज होगी। अब नोएडा ही नहीं है, सरकार चाहती जो कार्य चल रहे हैं पूरे प्रदेश में उनका बाइंड अप हो कि जैसे जैसे समय चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो योजनाएं चल रही है उनको बाइंड अप करना है कि ताकि जनता के सामने जाएं तो वो सांसद बता सके कि हमने ये काम कराया है, हमने ये काम कराया है, हमारे समय इतना काम हुआ है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार थी अब ट्रिपल इंजन की बन चुकी है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में भी ज्यादातर जगह भाजपा का बहुमत रहा है। तो अब जो सरकार मांग कर रही थी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। अब उसके सामने जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि विकास की रफ्तार और तेज करनी पड़ेगी क्योंकि अब भाजपा किसी और को नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल। दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है और भाजपा का ये पूरा प्रयास है कि न केवल नोएडा में, न केवल लखनऊ में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो सके और 2024 के चुनाव से पहले विकास की एक लहर देखने को मिले पूरे देश में। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी पे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी में सत्ताधारी पार्टी के जरिए जन विरोधी नीतियां, गलत कार्यकलापों जैसी कई कमियों का चुनाव पर प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और इनका द्वेषपूर्ण दमनकारी व्यवहार और धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल काफी ज्यादा गंभीर और अति चिंताजनक है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ा अपडेट आ रहा है इस वक्त का सामने। 6 राज्यों में एनआईए की आज छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में ये छापेमारी चल रही है। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी एनआईए ने रेड की है। 122 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। इस वक्त का अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर्स के खिलाफ दर्ज केसों में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है एनआईए द्वारा। तो बहादुरगढ़ में भूपेंद्र उर्फ खली के घर पर भी रेड की गई है। तो 122 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। और लखनऊ से तौकीर किदवई का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं तौकीर। 122 ठिकानों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई जारी, खबर से लेकर छापेमारी से लेकर क्या कुछ अपडेट ताजा? देखिए, बताया जा रहा है जो खालिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो टेरर एक्टिविटी में शामिल थे उनको लेकर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया सुबह 5 बजे से। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो लोग हैं उनके लोकल काफी दिन से तलाश में पुलिस जुटी हुई थी और एनआईए की टीम आज सुबह 5:30 बजे उन ठिकानों पर पहुंची थी। लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर गोमतीनगर विस्तार इलाके में विकास सिंह देवगढ़ की तलाश में एनआईए की टीम पहुंची थी। खालिस्तान समर्थक बताया जाता है, एक्टिव टेररिज्म से जुड़ा हुआ था और इसको लेकर भी काफी दिन से तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही विकास सिंह देवगढ़ अयोध्या जिले से चुनाव भी लड़ चुका है वहां पर एक सीट से, लेकिन उसके बावजूद इसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। लेकिन अब इसकी तलाश तेज कर दी गई है। इसके साथ ही करीब 6 ऐसे राज्य जहां पर छापेमारी हुई है, उसमें उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल है जहां पर इस तरह की रेड चल रही है। 122 ज्यादा ठिकाने हैं और खास बात है कि सभी जगह पर एक साथ छापेमारी की गई है और पुलिस ने उसमें तलाश शुरू की है। कई जगहों पर टीम अभी मौजूद भी है और अभी भी छापेमारी और उनसे पूछताछ चल रही है। अभी कुछ समय और लगेगा जब एनआईए की तरफ से ऑफिशियल बयान आएगा और आखिरकार इस छापेमारी की वजह क्या थी और पुलिस के हाथ क्या लगाया, एनआईए ने आखिर इस पूरी रेड में क्या हासिल किया, वो भी साफ हो पाएगा। लेकिन अभी 1 से 1.5 घंटे बाद एनआईए के अफसर बता रहे हैं, कुछ सामने आके बोल सकते हैं। ठीक है तौकीर, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताना चाहेंगे कि कोई बहुत बड़ा इनपुट मिला था खुफिया एजेंसियों को, इसी वजह से 122 ठिकानों पर ये रेड एक साथ की गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि टेरर फंडिंग पर एक तरीके से ये एनआईए का बड़ा प्रहार है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट चमोली से, जहां चमोली पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं सीएम पहले दिल का फ्लैग ऑफ करेंगे और हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा ये दल। तो 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और चमोली पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, सीएम पहले दल का फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं, फ्लैग ऑफ करेंगे और हेमकुंड साहिब के लिए जो दल है उसको रवाना किया जाएगा। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे जिसको लेकर आज दल भी रवाना होगा और
इसी के मद्देनजर चमोली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पहले दल का फ्लैग ऑफ भी करते हुए नजर आएंगे और हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा दल। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड के कपाट और इसी के मद्देनजर चमोली पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पहले दल का फ्लैग ऑफ करते हुए भी आज नजर आएंगे और हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा ये दल, जिसका फ्लैग ऑफ आज होता हुआ नजर आएगा। 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। तो इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम पहले दल का फ्लैग ऑफ करते हुए भी नजर आएंगे और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता नवीन शुक्ला का। तो नवीन, चमोली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और जिस तरह से हेमकुंड साहिब के लिए आज जो दल रवाना होगा उसका भी फ्लैग ऑफ करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वह 20 मई से शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही थी और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो पहला जत्था है वह ऋषिकेश से जो ऋषिकेश है लक्ष्मण झूला से वहां से रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही जो श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वह हेमकुंड की यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस दल को रवाना करेंगे। इसके साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो रास्ते हैं उसे बर्फ हटा के रास्ता बनाने का भी काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पूरी तरीके से हेमकुंड साहिब की जो यात्रा के लिए है वो तैयारियों में लगा हुआ है। और जो अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वह खुद वो पहले जत्थे को रवाना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कपाट खुलेंगे तो जो यात्री है 2500 यात्री प्रतिदिन दर्शन कर पाएंगे। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को इसलिए भी दुरुस्त किया गया है और क्योंकि वहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा है तो इसको देखते हुए जो यात्रियों की जो संख्या है उसे सीमित किया गया है। 2500 यात्री ही एक दिन में दर्शन कर पाएंगे। तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया और इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पहला जत्था है उसे रवाना करेंगे। बिल्कुल नवीन, तो जिस तरह से आपने बताया कि बर्फबारी को हटाने का काम किया जा रहा है, बर्फ को, और देखा जा सकता है कि व्यवस्थाएं तो तमाम की गई हैं। चारधाम यात्रा को लेकर भी व्यवस्थाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मौसम और बर्फबारी जो है वो एक बड़ी चुनौती है नवीन। तो यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए क्या कुछ तैयारी? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और 5वें धाम की नाते जो हेमकुंड साहिब है वह भी 5वां धाम है उत्तराखंड का। कहीं ना कहीं अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो चारों धामों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा था। इसके साथ ही अगर चिकित्सा सुविधा की बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जब हेमकुंड यात्रा जो है वह शुरू हो रही है तो वहां पर सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वहां की मार्गों की व्यवस्था, बर्फ हटाने का काम SDRF के द्वारा किया गया है, रास्ता बनाया गया है, तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। तो और यात्रियों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसके लिए शासन और प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर अलर्ट मोड पर है। कई बार तस्वीरें ऐसी आती हैं कि कई यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो वहाँ की जो पुलिस है, पुलिस द्वारा यात्रियों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का भी सबसे बड़ा योगदान रहता है। स्थानीय लोग भी जो यात्री आ रहे हैं उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। SDRF की टीम लगातार लगाई जाती है, तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी चीजों की मॉनिटरिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नवीन, तो जिस तरह से सीएम धामी जो हैं वो चमोली पहुंचे हुए हैं, तो आपसे कितनी देर में पहले दल का फ्लैग ऑफ कर दिया जाएगा, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जो यात्रा की शुरुआत होगी वह ऋषिकेश से होने वाली है। ऋषिकेश के गुरुद्वारा में जो जत्था है वह वहां पर मौजूद है और अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री जो है वो जो यात्रियों का दल है तो पहला जत्था है उसे रवाना करेंगे। राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो यात्रियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है और शासन और प्रशासन की बात करें तो वह भी यात्रियों के लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि चार धाम के अलावा उत्तराखंड का जो 5वां धाम है वह हेमकुंड साहिब है, तो उसकी यात्रा को भी दुरुस्त करने का काम किया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले जत्थे को रवाना कर रहे हैं, तो उत्साह से देखने को मिल रहा है, चाहे शासन हो प्रशासन हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्थाओं को जो दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद हैं और जो चार धाम है उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब की जो यात्रा शुरू हो रही है उसकी मॉनिटरिंग करने का काम भी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो नवीन शुक्ला से पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। और जिस तरह से चमोली पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा दल, और उसी में एक यात्री भी मौजूद हैं, ऋषि चंदू। तो ऋषि चंदू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप दल के साथ रवाना होने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां वहां पर आपको देखने को मिल रही है? तैयारियां बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम लोग अभी रुद्रप्रयाग क्रॉस किया, रूट बढ़िया है बिल्कुल एकदम जी। हाँ जी ऋषि, तो जिस तरह से काफी ज्यादा बर्फबारी हो देखने को वहां पे मिल रही है, तो क्या इस तरह की कुछ खास तैयारियां की गई हैं कि अगर कोई भी चुनौती आती है यात्रा में, उसको पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और पूरी तरह से तैयार? बिल्कुल बिल्कुल। डीएम और एसओ चमोली डिस्ट्रिक्ट वो इन्होंने परसों मतलब रूट का रवाना किया था, तो उस हिसाब से जितने भी मतलब एकोमोडेशन के लिए चेक किया। हेमकुंड साहिब में का एकोमोडेशन नहीं होती, लेकिन गोविंद घाट से गोविंद धाम तक के सारे एकोमोडेशन चेक किया, तो सब कुछ ठीक पाया और मतलब ठीक है बिल्कुल, रूट भी ठीक है और यात्रा के लिए जो भी उन्होंने तैयारियां की हैं बिल्कुल ठीक है एकदम। ठीक है ऋषि, तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें करने के लिए तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 दिन बाकी है यात्रा के लिए और किस तरह से यात्रा में तैयारी है उसकी भी तमाम जानकारी को हमारे संवाददाता ने हमें अपडेट दिया था। और चमोली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा दल, जिसका फ्लैग ऑफ करते हुए भी नजर आएंगे सीएम। वही आपको बताना चाहेंगे कि आज हरिद्वार दौरे पर भी सीएम धामी रहेंगे और 528 आवास की चाबी को सौंपेंगे सीएम धामी। तो हरिद्वार दौरे पर पहुंचेंगे सीएम। वही आपको बताना चाहेंगे कि 528 आवास की चाबी को भी सौंपने का काम किया जाएगा उनके द्वारा, और 465 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी सीएम देते हुए नजर आएंगे। तो हरिद्वार दौरे पर भी रहने वाले हैं सीएम धामी, धुआंधार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम। और बताना चाहेंगे कि 528 आवास की चाबियां भी उनके द्वारा सौंपी जाएगी और 465 करोड़ की योजनाओं की सौगात देते हुए भी नजर आएंगे आज सीएम धामी। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट अब बता दें आपको, इस वक्त का हरिशंकर तिवारी के अंतिम दर्शन में जन सैलाब उमड़ा है और 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं पंडित हरिशंकर तिवारी। तो इस वक्त की अहम जानकारी, कल शाम धर्मशाला आवास पर उनका निधन हो गया था और पार्थिव शरीर मुक्तिधाम के लिए रवाना हो चुका है, जिनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन में जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बताना चाहेंगे कि 5 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं पंडित हरिशंकर, और कल शाम धर्मशाला की खबर के बाद से ही काफी ज्यादा शोक की लहर वहां पर देखने को मिल रही है और हरिशंकर तिवारी के अंतिम दर्शन में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो 5 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं पंडित हरिशंकर तिवारी, और जब उनके निधन की खबर सामने आई तो काफी ज्यादा शोक की लहर थी और आज उनका पार्थिव शरीर मुक्तिधाम के लिए रवाना हो चुका है और अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अंतिम दर्शन के लिए काफी ज्यादा जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जनता टीवी की स्क्रीन पर आपके लिए। तो 5 बार ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और अपने प्रिय नेता को अंतिम बार देखने के लिए वहां पर काफी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।